उसके बाद अगले सीन में हम लूफास के असली दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूफास गेम खेलते खेलते उसे अचानक से कुछ हो जाता है और उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि ये तो बस एक सपना था। वही टीना कहते हैं कि मारे नहीं लूफास, आपको क्या हो गया, आप काफी घबराए सी लग रही थी। तो लूफास कहती है कुछ नहीं, बस हमें गजी से सपना देख रहे थे, लेकिन अब हमें सपना याद नहीं है। जिसके बाद आर्यस कहता है कि 12 आसमानी राक्षसों में से एक पार्थेनस ने अगर सभी पंखों वाले जीवों को उस जगह से भगा दिया है तो अभी वो सभी जीव कहाँ पर रहते हैं। तो टीना कहती है जब पार्थेनस ने सभी जीवों को इस जगह से निकाल दिया था, तब 7 महायोद्धाओं में से एक मिराग ने एलारोन नाम के एक देश को बसाया और उन्होंने उन सभी जीवों को वहाँ पर रहने की इजाजत दे दी है। अब वो सभी जीव एलारोन में रहते हैं। ये बात सुनते लूफास मीराक से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है और वो पार्थेनस से मिलने से पहले मीराक से मिलना चाहती थी, जिस कारण वो एलारोन की तरफ निकल जाती है। जिसके बाद उसे भी एलारोन देश में पहुंच जाती है और एलारोन देश को देख के लूफास कहते हैं कि ये आखिरकार किस तरह का अजीब देश है और ये सफेद और काला करके दो हिस्सों में क्यों बटा हुआ है। तो टीना कहते हैं सफेद पंखों वाले जीव काले पंखों वाले जीव को सबसे नीचे दर्जे के मानते हैं और एलारोन का राजा भी एक सफेद पंख वाला जीव है, जिसके कारण सफेद पंख वाले सभी जीवों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही है और काले पंखों वाले के ऊपर जुल्म और भी ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि मीरा दोनों में से किसी का भी साथ नहीं देता, लेकिन सफेद पंखों वाले जीवों की जो नफरत काले पंखों वाले के ऊपर है वो और किसी के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर शख्सियत काले पंखों वाले जीवों के अंदर से बाहर आई है। इसी वजह से सफेद पंखों वाले जीव काले पंखों वाले जीवों से 200 साल से लड़ रहे हैं। ये बात सुनकर लूफास कहते हैं कि तो भी सभी गलती हमारी है, तो हमें ऊपर जाके सभी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। एक कहते हैं सभी ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ऊपर जाने के लंबे रास्ते को देख के सभी का सर चकरा रहा था। तो लीब्रा कहते हैं कि महारानी लूफास, मेरे पास ऊपर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। तो लूफास वो शॉर्टकट रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। तभी लीब्रा अपने जेट को ओपन करके सभी को पकड़ के उड़ के शहर के बीचों बीच लैंडिंग करी थी और ये देख के सभी लोग कहने लगते हैं कि ये लोग आखिरकार कौन है और ऐसे कैसे यहाँ पर आ गई। जिसके बाद वो सभी कहने लगते हैं कि हम सभी मुसाफिर है और ऐसे अजीब ढंग से आने के लिए हम आप सभी से माफी चाहते हो। और ये बात सुनकर वहीं पर एक आदमी कहता है कि तुम सभी मुसाफिर हो तो पास ही में एक होटल है, वहीं पर ही तुम सभी ठहर सकते हो। ये बात सुनकर सभी कहने लगते हैं कि आज बहुत ही रात हो चुकी है, तो आज की रात हम होटल में गुजार लेते हैं, कल सुबह हम काम करेंगे। इसके बाद हम लूफास को सोते हुए देखते हैं और लूफास सोते हुए अपने अतीत का सपना देख रहा था कि लूफास के पंख काले होने के कारण उसके डैड उसके ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करते थे, क्योंकि उसके डैड के पंख सफेद थे, जिसके कारण उसके डैड लूफास को एक मनुष्य समझ के एक स्टोर रूम में हमेशा बंद करके रखते थे। और उसके अपने डैड के ऐसे करे से सुनकर वो मन में हमेशा कहती थी कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण सभी लोग उससे नफरत करते थे, यहाँ तक कि उसके अपने डैड भी। जिसके बाद लूफास को सारी रात उस कमरे में भूखे पैर रहना पड़ता था। वही दूसरी तरफ उसके डैड फुल अय्याशी करते थे दूसरों के साथ, लेकिन इतने नफरत और दर्द के बावजूद एक ही इंसान थे जो कि लूफास से सच्चे दिल से प्यार करती थी, वो थी उसकी मॉम। और उसकी मॉम हर समय लूफास की ऐसी हालत की वजह से खुद को कोसती थी और कहती थी कि ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं बीमार नहीं पड़ती और तुम्हें ठीक से पालती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसके बाद लूफास की मॉम लूफास को अच्छा खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाने लगती है और बाहर जाते उसके डैड उसके सामने आ जाते और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने इस मनुष्य को बाहर क्यों लाए हो, किसी ने अगर देख लिया तो हमारी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। ये बात सुनते लूफास अपने मॉम के सामने आके खड़ी होकर कहती है कि मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो जो कुछ भी करना आप मुझे कीजिए, मॉम को कुछ मत कीजिए प्लीज। ये बात सुनते लूफास के डैड लूफास को मुक्का मार के कहते हैं कि तुम अगर कभी भी फायदा ही नहीं होती तो तुम्हारे मॉम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ती, इन सब की वजह तुम हो और कोई नहीं। एक कहते लूफास के डैड लूफास के मॉम को वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद लूफास उठ के उस जगह से भाग जाते और भागते भागते जंगलों के बीच में जाते और थोड़ी दूर जाते वो वहाँ पर गिर जाती और वो सोचने लग जाते हैं कि ये आखिरकार किस तरह का दुनिया है। इस दुनिया को अगर उस देवी ने बनाया है तो इस दुनिया पर आखिरकार इतना भेदभाव क्यों होता है। ये कहते लूफास दोबारा खड़ी होती और दौड़ने लग जाती और दौड़ते दौड़ते फिर से कहते कि इस दुनिया में देवी नाम की कोई चीज नहीं, अगर मुझे इस जालिम दुनिया पर जिंदा रहना है तो मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा। एक कहते लूफास दौड़ते दौड़ते उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह को हमने पहले सीन में देखा था। तभी लूफास की आँख खुल जाती है और लूफास हैरान होकर सोचने लग जाते हैं कि ये आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तो लूफास के कैरेक्टर को शुरू करने से पहले शुरुआत में ऐसा कुछ डिजाइन ही नहीं किया था, तो लूफास को ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि अभी आप सभी के सामने जो लूफास है वो असल में एक असली दुनिया का इंसान है और ये सच भी है। तो फिर इस गेम की दुनिया का लूफास माफा की असली सोल कहाँ पर है। और अगर किसी भी जीव की सोल अगर किसी भी इंसान के अंदर चली जाती है तो वो जीव उस इंसान की पुरानी यादों को नहीं देख पाता और शुरू से शुरुआत करती है। लेकिन यहाँ पर एक गेमर लूफास की यादों को बिल्कुल साफ दिखाई दे पा रहा था, लेकिन वो कभी भी तो लूफास था ही नहीं बल्कि लूफास को खेलता था, तो उसे लूफास की यादें क्यों दिखाई दे रही है, जिसे सोच के लूफास का दिमाग खराब हो रहा था।
उसके बाद अगले सीन में हम डीमन किंग के महल पर 7 महाशक्तिशाली डीमंस को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे कि मार्स को आखिरकार किसने मार दिया, क्या वो मैग्रेस से लड़ते समय शहीद हो गया या आर्यस ने उसे मार दिया। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम वीनस होती है। वो कहती है कि मैंने देखा था कि मार्स को किसने मारा है, वो ना तो आर्यस था ना तो मैग्रेस, लेकिन मैंने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था, लेकिन उसके पीछे काले पंख थे। ये बात सुनते 7 महाशक्तिशाली डीमंस का कैप्टन कहता है कि कहीं वो लूफास माफा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, लूफास माफा को तो 7 महाशक्तिशाली योद्धाओं ने 200 साल पहले कैद कर दिया था, कहीं वो अपने कैद से आजाद तो नहीं हो गया है। तो फिलहाल अभी लूफास माफा कहाँ पर है? मुझे भी ठीक से पता नहीं है, लेकिन वो शायद अभी अलारोहन में ठहरी हुई है। तो ऐसी बात है तो जुपिटर और वीनस तुम दोनों लूफास के ऊपर नजर रखना, क्योंकि लड़के तो तुम दोनों उससे जीत नहीं पाओगे। जिसके बाद लूफास टीना और लिवरा को कहता है कि तुम दोनों जाके सफेद पंखों वाले जीवों की तरह जाकर जानकारी इकट्ठा करो और मैं काले पंखों वाले जीवों की तरह जाकर जानकारी इकट्ठा करूंगी। और ये सब बातें लूफास कह रही थी, तभी लिवरा अपने जेट को ओपन करके उड़ के सफेद पंखों वाले जीवों की तरह जाने लग जाती है और ऊपर से सभी सफेद पंखों वाले इंसानों के ऊपर नजर रख रही थी, लेकिन उसे अभी तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि शक के दायरे में हो। तभी उसे टीना दिखाई देती है जो कि किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि टीना असल में लिवरा को ही ढूंढ रही थी। उधर लिवरा को एक अजय सा बंदा दिखाई देता है जिसके आंखों के बगल में काले धब्बे है और इसके दांत नुकीले हैं, जिसे देख के लिवरा को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि ये डीमन किंग के आर्मीज में शायद कोई एक होगा। तो लिवरा जरा सा भी देर ना करके उस बंदे के सामने चला जाता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने से हट जाओ, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है, तो तुम्हारे साथ मैं थोड़ी देर बाद खेलूंगा। और ये बात सुनते लिवरा को पूरा यकीन हो गया था कि ये बंदा शायद डीमन लॉर्ड के आर्मीज में शायद कोई एक होगा। तभी वो बंदा लिवरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिवरा उसके हमले को बुरी आसानी से ब्लॉक कर देता है और देख वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि इसने मेरे हमले को ब्लॉक कैसे कर लिया। उसके बाद वो बंदा लिवरा के ऊपर पीछे से हमला करने जाता है, लेकिन लिवरा अपनी मुंडी घुमा के लेजर से हमला कर देता है, जिससे उस बंदे को बचने का जरा से भी मौका नहीं मिलता। उसके बाद हम लूफास को देखते हैं जो कि काले पंखों वाले इंसानों की तरह जानकारी इकट्ठा कर रही थी, लेकिन शायद कुछ इंसानों को लूफास का चेहरा पहचान में आ जाता है। तो लूफास अपना चेहरा छुपाने लग जाती है और लूफा चेहरा छुपाते छुपाते सोचने लग जाते हैं कि वो एक औरत है, तो उसे इस जगह पर मर्द का भेष बदल के घूमना चाहिए जिससे किसी को शक नहीं होगा। जिसके बाद वो चलते चलते उसे काला मंदिर दिखाई देती है और वो कहता है कि ये काला मंदिर आखिरकार किस देवी का है, क्योंकि इस दुनिया पर बस एक ही देवी की पूजा होती है, लेकिन उसे काले रंग से सख्त नफरत है। तो आखिरकार ये काला मंदिर किस देवी के है, जिसे जानने के लिए लूफास अंदर जाने लग जाते और अंदर जाते ये देख के लूफास हैरान हो जाते हैं कि इस काले मंदिर पर और किसी की नहीं बल्कि लूफास माफा की पूजा होती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और लूफास उस आदमी को पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने डीमन लॉर्ड से भी खतरनाक एक इंसान की मूर्ति यहाँ पर क्यों बना के रखी है। और ये बात सुनते वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हम जिस देवी की पूजा कर रहे थे उसे खतरनाक कहने की। तो लूफास इसकी वजह पूछती है और वो आदमी कहता है बहुत समय पहले जब हम सभी काले पंख वाले जीवों को मनुष्य बेकार और नीचे दर्जे के मानते थे, वही लूफास माफा के भी पंख काले थे, लेकिन उन्होंने हमें ऐसा नहीं माना और सफेद पंखों वाले जीवों को और काले पंखों वाले जीवों के ऊपर इस भेदभाव के ऊपर से कार्रवाई की, जिसके कारण हम सभी काले पंखों वाले जीव सर उठा के जीना सीखे। लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने लूफास माफा को अपना शासक मानने से इनकार कर दिया और उसके खिलाफ चले गए, जिसके कारण शायद अभी हमें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उसके बाद हम आर्यस को देखते हैं जो कि उबा से लेकर वहीं पर ही घूम रहा था। तभी उसके चारों तरफ एक सील बन जाते हैं, जिससे उस सील के अंदर से आर्यस ना तो बाहर जा पाए ना तो बाहर से कोई अंदर आ पाए। और इस सील को देख के आर्यस समझ गया था कि ये सील 12 आसमानी राक्षसों में से एक आगे करस का है, जो कि आर्यस की तरह डीमन किंग से जुड़ गया था 7 महाशक्तिशाली योद्धाओं से बदला लेने के लिए। आर्यस, आखिरकार तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम भूल चुका हो कि उन इंसानों ने हमारी महारानी को किस तरह मारा था? मुझे पता है कि महारानी लूफास डीमन किंग से कितना ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन हमें अगर उन इंसानों से हमारी महारानी का बदला लेना है तो हमें डीमंस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और डीमंस हमारी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो उन इंसानों से बदला लेने के लिए? तो आर्यस कहता है कि आगे करस अगर मैं कहूँ कि हमारे पास महारानी लूफास वापस लौट आई है तो क्या तुम फिर भी डीमंस के साथ होगे? जिसे सुन के आगे करस कहता है तो फिर मार्स को जिस काले पंख वाले औरत ने मारा था वो असल में हमारी महारानी लूफास थी। ये बात सुनते ही मैं महारानी लूफास से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, लेकिन अभी मैं महारानी लूफास से नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर इन इंसानों को ऐसे ही छोड़ के महारानी लूफास के पास सब कुछ बुला के चला जाऊँ तो ये इंसान महारानी लूफास को दोबारा खत्म करने के लिए आएंगे, जो मैं कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसलिए मैं सबसे पहले उन इंसानों को खत्म करूंगा, जिसके बाद मैं उससे भी डीमंस को सफाया करूंगा और ये मेरी महारानी लूफास के लिए एक वेलकम तोहफा होगा। ये कहते आगे क्रस से चला जाता है और आगे क्रस को जाते आगे क्रस का बैरियर भी और से हट जाता है। उसके बाद हम लिब्रा को देखते हैं जो कि अभी तक जुपिटर से लड़ रहा था और जुपिटर के एक भी हमले लिब्रा के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। तो जुपिटर अपने असली रूप में आ जाता है और लिब्रा को अपना परिचय देता है कि मैं 7
सात महाशक्तिशाली डीमंस में एक जुपिटर हो और तुम कौन हो? तुम तो कोई मामूली औरत नहीं लगते हो। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। मेरा नाम लिब्रा है और मैं 12 आसमानी राक्षसों में से एक हूँ। मुझे लगाया था कि वो अफवाह गलत है कि लिब्रा दशनेल अपनी महारानी की कब्र की 200 साल से बिना आराम के रक्षा कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि लिब्रा दशनेल किसी भी अनजान आदमी से बिना किसी रीजन के उसे मारने के लिए भेज जा रहा है। ये कहते हैं जुपिटर लिब्रा के ऊपर अपने हवा के हथियार से हमला करने लग जाता है, लेकिन लिब्रा के लोहे के शरीर होने के कारण जुपिटर के हमले लिब्रा के ऊपर काम ही नहीं करते और लिब्रा जुपिटर के ऊपर अपने गोले की बारिश कर देता है और इसे देख के जुपिटर को दूसरा कोई रास्ता न सोच के उसे यहाँ से भागना ही सही लगता है। तो लिब्रा उस हवा के गोले के ऊपर हमला करता है, लेकिन तब तक जुपिटर वहां से जा चुका था। तो लिब्रा ऊपर से जुपिटर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जुपिटर कई बार भी नहीं मिलता है। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जहाँ पर उसकी वजह उसे कह रहा था कि अब हद पार हो रही है, उन जैसे काले पंखों वाले जीवों को यहाँ पर रहने की जगह मिल रहा है, इससे वो लोग संतुष्ट नहीं है और हम जैसे ऊंचे दर्जे वाले इंसानों से उड़ने बैठने की औकात कर रहे थे। अब जल्दी आप कोई फैसला सुनाइए वरना हमें कोई कदम उठाना पड़ेगा। ये बात सुन के मेरा मन में कह रहता है कि काले पंखों वाले जीवों के रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उनके रहने के लिए इस अलारहन को बनाया था और 12 आसमानी राक्षसों में से एक ने इन सफेद पंखों वाले जीवों के रहने की जगह पर अपना कब्जा कर लिया और उनको उनकी जगह से निकाल दिया और उसे भी अलारहन में आ गया। लेकिन अलारहन में आने के बाद उसे भी अपना एक अधिकार मांगने लगे जो मैं नहीं कर सकता था और मैं भी एक सफेद पंख वाला जीव होने के कारण मैं दोनों में से किसी का भी साथ नहीं दे पा रहा था। और ऐसे समय में मुझे लूफास की बहुत ज्यादा याद आ रही है कि शायद लूफास का शासक ही बहुत ज्यादा अच्छा था, कम से कम उसके शासक में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, लेकिन उसके मुकाबले शायद मैं काफी बेकार शासक हूँ। वही कई बार टीना भी गुस्सा कर रही थी, तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके ऊपर वो शक कर सके। तो टीना उस आदमी का पीछा करने लग जाता है और वो आदमी एक सुनसान गली के एक घर के अंदर चला जाता है। तो टीना टेलीपोर्टेशन मैजिक से करीब से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है और वो लोग बात करते हैं कि अब शायद कोई भी फायदा नहीं है, हमारे किंग तो हमारी एक भी बात नहीं सुन रहा है, शायद हमें ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। और वैसे भी जुपिटर जी ने हमें कहा था कि काले पंख वाले जीव हथियार से एकदम लड़पट है लड़ाई करने के लिए, तो शायद हमें भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसके बाद शाम के टाइम सभी एक साथ जमा होकर टीना लूफास को कहते हैं कि सफेद पंखों वाले जीव और काले पंखों वाले जीव जल्दी एक दूसरे के खिलाफ एक घमासान वॉर छेड़ने वाले हैं और इस सबका जिम्मेदार एक जुपिटर नाम का बंदा है जो कि इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। तभी लिब्रा कहते हैं कि मेरे साथ एक जुपिटर नाम के बंदे की लड़ाई हुई थी जो कि 7 महाशक्तिशाली डीमंस में से एक था और उसने इंसानों का भेष बदल के यहाँ पर घूम रहा था। मुझे तो लगता है कि वो जुपिटर और ये जुपिटर दोनों ही एक ही इंसान है। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तो फिर एलारहन राज्य को जो लोग तबाह करना चाहते हैं वो असल में डीमंस है, लेकिन डीमंस को एलारहन राज्य को तबाह करके क्या फायदा होगा जो भी हो। लेकिन अब हमें ये बात पता है कि इन सब के पीछे जुपिटर नाम का आदमी है, तो फिर हमें बस जुपिटर नाम के आदमी को जिंदा पकड़ के इन सभी के सामने पेश करना है, जिससे सभी को पता चले कि यहाँ पर जो कुछ भी लड़ाई हो रही है उस सब का जिम्मेदार एक जुपिटर है। उसके बाद हम जुपिटर को देखते हैं जो कि गुस्से से आग बुबला होकर कह रहा था कि मैं अपने प्लान के कामयाब होने के कितने करीब पहुंच चुका था, लेकिन वो पागल आसमानी राक्षस अचानक से यहाँ पर टपक जाने के कारण मैं अब अलारहन राज्य के करीब भी नहीं जा सकता हूँ। मेरा प्लान तो पूरा चौपट हो गया है। तभी यहाँ पर बीनस आके कहते हैं कि तुम्हारी हालत को देखे तो मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। तो जुपिटर कहता है कि जब मैं उस राक्षस से लड़ रहा था तो तुम कहाँ पर मुंह मार रहे थे। तो बीनस कहता है कि मैं तो तुम्हारा अलारहन राज्य में इंतजार कर रही थी, लेकिन किसे पता था कि तुम उस राक्षस से लड़ रहे थे और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे रास्ते का कांटा वो आसमानी राक्षस है। तो तुम चाहो तो मैं 20 मिनट तक उस आसमानी राक्षस को कहीं और जगह पर ले जा सकता हूँ। उसके बाद हम लूफास को देखते हैं जो कि अपने क्रिएशन मैच से लिब्रा के लिए हथियार और गोला बारूद क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि लिब्रा ने जुपिटर के साथ लड़ते समय और मारा ने लूफास की कब्र की रक्षा करते समय अपने सारे हथियार खत्म कर दिया है। जिसके बाद लिब्रा ऊपर आके अपने गोदाम में सारे हथियार स्टोर कर लेता है और ये देख के लूफास हैरान हो जाते हैं कि ये लिब्रा ने कैसे कर लिया। जिसके बाद लिब्रा लूफास को कहता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि टीना यहाँ पर नहीं है, बल्कि 100 किलोमीटर दूर भी मैं उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो लूफास कहते हैं कि उसे टेलीपोर्टेशन मैजिक आता है, तो शायद वो हमारे महल गई होगी। और ये बात सुनकर लिब्रा हैरान होकर कहते हैं क्या एस्गेट के अलावा भी कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक होता है। ये बात सुनते लूफास भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि 200 साल पहले टेलीपोर्टेशन मैजिक काफी रेयर मैजिक हुआ करता था और एस्गेट के अलावा कोई भी टेलीपोर्टेशन मैजिक ही नहीं था। तो क्या आप कोई नया तरह का टेलीपोर्टेशन मैजिक आया है या टीना जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है वो एस्गेट ही है? वो तो हमें टीना से पूछना पड़ेगा। उसके बाद टीना जैसे वापस घर आती है लूफास और लिब्रा टीना को पकड़ के कहने लगता है कि अब हमें सब कुछ सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि इंसान 100 साल से ज्यादा जी भी नहीं रहते और तुम डेमी ह्यूमन भी नहीं हो, तो तुम क्या हो? तो टीना कहते हैं कि मैं एक आधी एल्फ हूँ। जिसे सुनकर लूफास कहते हैं कि ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि तुम जो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करते हो वो एस्गेट है, तो तुमने ये मैजिक कहाँ से सीखा? जिसे सुनकर टीना गुस्सा होकर कहते हैं कि 200 साल मुझे सभी लोग नजरअंदाज करते हैं, इसलिए मैंने जी जान से ये मैजिक सीखा जिससे कोई मुझे नोटिस करे। ये सब बातें सुनकर लूफास को लगता है कि टीना शायद सब
आपको सच कह रही है और इसका लेवल भी 300 है, जिससे वो शांत मानसिकता सारे डीमंस में हर एक के साथ अकेले लड़ सके, जिसके कारण लूफास टीना को छोड़ देती है। इसके बाद टीना लूफास को कहती है कि मैं चाहता हूँ कि लिब्रा मेरे साथ आपके महल में जाए ताकि आपके सामान को जमा करने में वो मेरी मदद करे। तो लूफास कहता है कि तुम्हारा टेलीपोर्टेशन मैजिक तो जिंदा जीवों के ऊपर काम नहीं करता, तो तुम इसे कैसे ले जाओगे। तो टीना कहती है कि लिब्रा एक साइबॉर्ग है, तो उसे टेलीपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो आप फिक्र मत कीजिए। एक कहते हैं टीना लिब्रा को अपने साथ टेलीपोर्ट करने लग जाती है। तभी लूफास बाहर जाके देखती है तो सफेद पंखों वाले जीवों की तरह हमला हुआ था, जिसके कारण सभी सफेद पंखों वाले जीव अपने घरों के मलबे में दबे हुए थे। उसी टाइम वहाँ पर जुपिटर आके आग में घी डालने का काम कर रहा था, जिसके कारण सभी सफेद पंखों वाले जीव काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। उसी टाइम एगोकरस अपना बैरे एलान राज्य के चारों तरफ बना देता है और अपने मैनिपुलेशन मैजिक से काले पंखों वाले जीवों को और सफेद पंखों वाले जीवों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने के लिए मजबूर कर रहा था। वही लूफास ये सब देख के आरएस के पास जाके कहता है कि इम्यून एलिमेंट एंड मैजिक जुपिटर का नहीं हो सकता है, शायद जुपिटर के अलावा भी कोई और डीमन यहाँ पर मौजूद है, तो क्या आरएस तुम उस डीमन का पता लगा सकते हो। तो आरएस लूफास को कहता है कि ये मैजिक असल में 12 आसमानी राक्षसों में से एक एगोकरस का है, लेकिन एगोकरस आपके लिए ये सब कर रहा है, तो क्या आप एगोकरस को सजा देंगे। और ये बात सुनकर लूफास आरएस को कहता है कि हम बेशक एगोकरस को सजा देंगे, लेकिन उस तरह नहीं बल्कि उस तरह देंगे जिस तरह हमने तुम्हें सजा दी थी, और इसी तरह हम उसे सही रास्ते में लाएंगे। और ये बात सुनकर आरएस खुश हो जाता है और कहता है कि महारानी लूफास आप मेरा यहीं पर ही इंतजार करिए, मैं एगोकरस को ढूंढ के लाता हूँ। जिसके बाद हम एगोकरस को देखते हैं, जो कि कहता है कि ये राज्य मिटा देने के बाद कोई भी महारानी लूफास के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी यहाँ पर आरएस आके कहता है कि एगोकरस मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे महारानी लूफास कभी भी खुश नहीं होंगी। तो ऐसी बात है, क्यों ना तुम्हें मुझे रोक लो, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम मुझे रोक पाओ। ये कहते हैं एगोकरस सबसे पहले आरएस के ऊपर हमला करते हैं और आरएस एगोकरस के हमले को ब्लॉक करके अपने एनर्जी बढ़ाने लग जाता है और पूरी ताकत से एगोकरस के ऊपर हमला करता है, जिससे एगोकरस की हालत ही खराब हो जाती है। और आरएस को लगता है कि शायद एगोकरस का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन एगोकरस का तो वो बस एक क्लोन था। और एगोकरस ऊपर से अपने पूरी ताकत से आरएस के ऊपर हमला करता है और इस हमले से आरएस को बचना नामुमकिन था, लेकिन एंड टाइम में लूफास वहाँ पर आके उस हमले को रोक लेता है और एगोकरस लूफास को देख के रो ही देती है। उसके बाद एगोकरस पूरे 20 मिनट तक रो रहा था, तो लूफास एगोकरस को शांत करके कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए किया, इसलिए हम तुम्हें सजा नहीं देंगे और आज से तुम डीमन लॉर्ड के लिए काम नहीं करोगे बल्कि हमारे लिए काम करोगे, तो तुम्हें ये मंजूर है। जिसके लिए एगोकरस मान जाता है और वो इंसानी भेष में आके लूफास माफा के परछाई में चला जाता है। तभी यहाँ पर टीना आके कहती है कि महारानी लूफास सफेद पंखों वाले जीव और काले पंखों वाले जीव फिलहाल रुके हुए हैं, लेकिन उनको देख के लगता है कि वो लोग जल्दी लड़ाई शुरू करने वाले हैं। और एगोकरस टीना को देख के कहते हैं कि ये तो वही लड़की है जिसे हर कोई नजरअंदाज कर देता है। और ये बात सुनकर टीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि किसी ने तो उसे पहचाना। उसके बाद हम जुपिटर को देखते हैं, जो कि अब ऐसे भागने की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि अगर लिब्रा यहाँ पर आ जाता है तो जुपिटर का भागना नामुमकिन हो जाएगा। तभी यहाँ पर लिब्रा आ जाती है और ये देख के जुपिटर हैरान हो जाता है कि वीनस ने तो कहा था कि वो लिब्रा को 20 मिनट तक कहीं और जगह उलझाए रखेगा, इसका मतलब वीनस ने जुपिटर को फंसा लिया है। जिसके बाद लिब्रा लूफास के दिए है ऑटोमेटिक अपने टारगेट का पीछा करने वाले मिसाइल जुपिटर के ऊपर छोड़ देता है और जुपिटर अपने हवा के झोंके से उन सभी मिसाइलों को रोक लेता है, लेकिन तभी लिब्रा ऊपर से जुपिटर के ऊपर मुक्का मारता है, जिसके कारण जुपिटर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। फिर जुपिटर अपने सांस को रोक लेता है ताकि लिब्रा उसे शेष न कर पाए, लेकिन तभी लिब्रा उसे दबोच लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी हीट को देख सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें सेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जुपिटर किसी तरह लिब्रा को कुछ छुड़ा के उससे भाग जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम जुपिटर को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं कि वो कहीं पर भी क्यों ना भाग ले या छुप ले, लिब्रा उसका पता लगा ही लेता है। और ऐसे भागते भागते जुपिटर खाली घर के अंदर चला जाता है और इस खाली घर को देख के लिब्रा कहता है कि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपने बॉडी हीट को यूज कर सकता हूँ। तो मैं 10 तक काउंट करूंगा, हार मान लो वरना तुम मेरे बॉडी हीट से नहीं बच पाओगे। एक कहते लिब्रा अपने बॉडी हीट को धीरे धीरे पेश करने लग जाता है और ये देखे जुपिटर की पैंट गीली हो जाती है और वो लिब्रा से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। उसके बाद हम राज्य की तरफ देखते हैं, जहाँ पर काले पंखों वाले इंसान और सफेद पंखों वाले इंसान लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार थे। उसी टाइम वहाँ पर मीरा आगा के इन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वही लूफास और बाकी सभी ऊपर से ये देख के हैरान थे कि मीरा के एक पंख ही नहीं है और लूफास को लगता है कि मीरा डीमन किंग से लड़ते हुए डीमन किंग ने शायद मीरा के एक पंख छीन लिया। और सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे और मीरा काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी मीरा का बात सुन ही नहीं रहा था। तभी यहाँ पर लिब्रा जुपिटर को ले आया था और उन सभी को कहने लगता है कि तुम सभी की लड़ाई की वजह ये डीमन है, तो तुम सभी इस डीमन के साथ क्या करना है और तुम खुद ही फैसला कर लो।
और सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो टीना उन सभी के सामने जाकर सभी को डिटेल में समझाने लगता है कि किस तरह जुबिटर ने सफेद पंखों वाले जीवों को लड़ाई करने के लिए भड़काया और ये बात सुनकर सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जुपिटर को वही खत्म करने के लिए हमला करने ही वाले थे, लेकिन मीरा सभी को रोक लेता है। जिसके बाद टीना जुपिटर को देख के मुस्कुराने लगते हैं और जुपिटर को ये मुस्कान बिल्कुल वीनस की तरह लगता है और जुपिटर को लगता है कि शायद वीनस ने उसे मरवाने के लिए इस समय फंसाया है। तो जुपिटर बिना कुछ सोचे टीना के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी लिब्रा जुपिटर का सर धड़ से अलग कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद मिराग लिब्रा को कहता है कि तुमने जो हमारी मदद की है इसलिए हम तुम्हें हमारे महल में आने के लिए इनवाइट कर देते हैं, लेकिन लिब्रा इसके लिए मना कर देता है। तभी यहाँ पर लूफास आके कहता है कि हम जरूर जाएंगे तुम्हारे महल पर। उसके बाद सभी जैसे मिराग के महल में आते हैं, मिराग लूफास को देख के पहचान गया था कि ये लूफास माफा है। तो मिराग लूफास को अपना असली चेहरा दिखाने को कहता है और लूफास अपना असली चेहरा भी दिखा देती है, लेकिन लूफास को मिराग के ऐसी हालत देख के लगता है नहीं कि ये भी उसी की तरह एक प्लेयर है। जिसके बाद मिराग कहता है कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमसे जीतना, जिसके कारण ये डीमन किंग और भी ज्यादा ताकतवर हो गए और मुझे तो लगता है कि मैं कभी भी राजा बनने के लायक ही नहीं था, बल्कि तुम्हें ही हमारी महारानी बल्कि इस राज्य पर राज करना चाहिए था। ये बात सुनकर लूफास काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मिराग का कॉलर पकड़ कर कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम उनमें से एक हो जिन्होंने लूफास माफा को हराया है, तो तुम भी राजा बनने के पूरे हकदार हो और मुझे पता है कि तुम अपने राज्य के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि तुम महायोद्धा हो, कोई दूध पीते बच्चे नहीं समझे, इसलिए अपना सर उठा के जियो। और ये बात सुनकर मिराग रो ही देता है। जिसके बाद लूफास मिराग को कहता है कि शायद हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसलिए अब हमें ऐसा जाना चाहिए। ये कहते लूफास वहाँ से जाने लग जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन में अब तक के सभी सीन में से हम पहली बार डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि कहता है कि लूफास माफा तुम वापस चले आए हो, तो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा और इस बार मैं तुमसे हारूंगी नहीं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमको सफेद पंख वाले इंसानों को देखते हैं, जो कि कहता है कि हमने तो हमारे राज्य के भले के लिए ये सब किया था। तो मेरा कहता है कि अपने बकवास बंद करो, अब तक मैंने तुम सभी के ऊपर शक्ति नहीं दिखाई, तो क्या तुम सिर्फ मुझे सीधा साधा समझ रहे हो और अब तक तुमने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है। ये कहते हैं मिराग उन सभी को कारागार में डाल देता है। उसके बाद हम लूफास को देखते हैं, जो कि चलते चलते लिब्रा को कह रहा था कि ऐसा सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और तुमने क्या हम दोनों का कोई फोटो तो नहीं खींचा क्योंकि हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लिब्रा कहता है कि ये फोटो क्या होता है और आरएस भी कहता है कि ये फोटो क्या कोई नए तरह का जादू है। और ये बात सुनते लूफास को याद आता है कि जब वो इस दुनिया पर पहली बार आया था तो तब टीना ने उसे कहा था कि भले अब इस दुनिया पर फोटो वोटो नहीं होता है, लेकिन जो लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं उनको आपका चेहरा अभी तक याद है। और ऐसा सोच के लूफास कहने लगते हैं कि यहाँ पर अगर कोई फोटो ही नहीं है तो आखिरकार टीना को फोटो के बारे में कैसे पता था कि ये टीना भी लूफास की तरह एक प्लेयर तो नहीं है।